जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 6 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं गाइज जो एग्जामिनेशन के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है गाइज। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और हम लोग आज ये 5 टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। इसके अलावा कुछ और 2 एमसीक्यूज भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आपको बता दूं कि आप पेन और पेपर लेकर अपने साथ बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इस लेक्चर के दौरान, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, जो आपको अलग से नोट डाउन करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं कि आपने क्या कमेंट्स किए हैं। शगुन सिंह के आंसर आ गए, वेरी गुड। ईशा ठाकुर, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, फैंटास्टिक। प्रीति मिश्रा, पायल भारती, बहुत बढ़िया। हाँ, बारिश हो रही है ना आजकल। हाँ, बिहेवियर भी लोगों का जो है वो चेंज हो गया है, जो मैंने आपको बताया था स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड। गोल्डी एलेक्स, हाँ हाँ जी, आपने मुझे पहले भी बताया था कि आपकी मदर जो है वो अभी काफी सीरियस कंडीशन में है। तो मैं प्रे करूंगा कि वो जल्दी जो है वो ठीक हो। और मुझे पता है कि स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रहता है यार, जब फैमिली मेंबर जो है वो कोई सीरियस स्टेट में जो है वो रहते हैं। बिल्कुल। आप बस हिम्मत जो है वो रखिए और भरोसा जो है वो रखिए ऊपर वाले के ऊपर। प्रिया अभ्युदय, बहुत बढ़िया। और आप भी आंसर्स लिखना जो है वो शुरू करिए। ठीक है गाइस। तो आपको जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ गाइस, ट्राई करिए करें सभी लोग उसका आंसर जो है वो देने की। और लेक्चर को लाइक जो है वो जरूर करिए। लाइक का बटन जो है वो हिट करिए। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स पे जो है मुझसे पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। और इवन अगर आपको प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, तो मैं आपको उसके बारे में एडवाइस जो है वो जरूर दूंगा। तो चलिए गाइस, हम लोग बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। अभी ये जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली रीशफल हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। ये टॉपिक आपके डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और सिक्योरिटी का जो सेक्शन है जीएस पेपर 3 में भी आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। और इवन आपके इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपको समझना जरूरी है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एग्जैक्टली जो है वो है क्या। तो ये चीज आपको समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। एनएसएबी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर सरकार को एडवाइज करती है। किस चीज पर सरकार को एडवाइज करती है? गवर्नमेंट को एडवाइज करती है नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर, कि हमारे देश की जो सुरक्षा है उस मामलों पर जो है वो ये क्या प्रोवाइड कराती है, ये अपनी एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराती है। ये एक बेसिकली सलाहकार निकाय है, एडवाइजरी बोर्ड है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये पूरी चीज आप लिखेंगे, है ना? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से जो है वो कॉपी करेंगे, ये पूरे चीज जो है वो लिखेंगे आप। ये बोर्ड गाइस 1998 में स्टैब्लिश किया गया था, लिख लीजिएगा। 1998 में ये बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। इसके बारे में और डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है, दिसंबर 1998 में स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। ये चीज लिख लीजिए। और इसके मेंबर्स यूजुअली 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं इसके मेंबर्स? 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ये फैक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखिएगा। क्या आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड किसके अंडर काम करती है? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर काम करती है। ये चीज भी आप जो है वो लिखिएगा। किसके अंडर काम कर रही है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये देखो क्या क्या होता है कि यहाँ पर नोट्स में कई बार अलग अलग जगह पर चीजें जो है वो लिखी रहती हैं, बट जब मैं आपको चीजों को पढ़ाता हूं तो वो ओवरऑल इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपको एक ही जगह पर पूरी चीज समझ में आ जाए। तो अभी तक मैंने आपको किन चीजों के बारे में बात बताई जो आपको क्लियर हो गई होगी? कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी निकाय है।
स्ट्रैटेजिक लेवल पर काम करती है, हमारी देश की सरकार को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर एडवाइस करती है कि कैसी पॉलिसी बनाना है सिक्योरिटी से रिलेटेड, है ना। 2 साल के लिए इसके मेंबर अपॉइंट होते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता दो कि किसके अंडर ये काम करती है, कौन सी काउंसिल है, फटाक से कमेंट बॉक्स पे अभी के भी आंसर बताओ। ठीक है, तो अभी क्या चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, तो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एनएसएबी के का मतलब पुनर्गठन किया, जिसमें फॉर्मर रॉ के चीफ आलोक जोशी को चेयरमैन बनाया गया। लिख लीजिएगा, आलोक जोशी जी जो है वो एज अ चेयरमैन के तौर पर जो है वो अब नजर आ रहे हैं इसके, ये लिखेंगे आप। और इसमें आपको नए मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स तक शामिल हैं। ये रीशफल इस बात को दिखाता है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा डाइवर्स एक्सपर्टीज लाना चाहती है, यानी कि अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स लाना चाहती है, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा और मजबूत की जा सके। तो यहां तक आपको बातें जो है समझ में आ गई पूरी की पूरी। देखो क्या होता है कि जनरली जब आप पढ़ते हो ना, तो कई बार चीजें आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई देती हैं, बट जब मैं आपको चीजें समझाता हूं तो वो पूरा ओवरऑल करके चीजें समझाता हूं, जिससे कि आपको क्लैरिटी अच्छे से समझ में आए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, फैक्ट्स हमने जान लिए। हमने जान लिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बॉडी जो है वो या बोर्ड जो है वो किस प्रकार से काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट इसके काम क्या होता है। इसकी मंथली मीटिंग्स होती है या इमरजेंसी बेसिस पर भी इसकी बैठक होती है, यानी कि हर महीने में एक बार तो ये बैठेंगे सब लोग, बट कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो भी एक साथ जो है वो बैठ जाएंगे, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, है ना। और इसमें हमारे देश में क्या खतरे आ सकते हैं या करेंटली क्या खतरे हैं और वैश्विक स्तर पर क्या खतरे हैं उसको डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा यहां पर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन तैयार करने में भी ये मदद करता है, यानी कि हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसको जो है वो तैयार जो है वो बेसिकली किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक इश्यूज, इन सभी मुद्दों पर, यानी कि देश की सुरक्षा के सभी मुद्दों पर ये बॉडी एडवाइस करती है। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है जो आपको क्लियर हो गई। अब पॉलिसी बनाने में इस बॉडी का क्या रोल है, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो समझाता हूं। जैसे कि इस बॉडी के रिकमेंडेशंस ने कुछ मेजर रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। जैसे कि पता है, इन्होंने बताया था कि आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को स्टैब्लिश करो। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की इंप्रूवमेंट के बारे में ये बात करती है कि, क्योंकि देखो इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस मतलब आपको पता है इंटेलिजेंस शेयरिंग, कि भाई हमें पहले ही टेररिस्ट के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल जाए, तो हमारी आईबी रॉ इन सब चीजों पे काम करती है ना, तो उसको और बेहतर बनाने में ये एडवाइस देती है। ये सजेशन 2011 में एक टास्क फोर्स ने दिया था, जो एनएसएबी के चेयरमैन के अंडर काम कर रहा था। अब आज की डेट में इसको रीशफल क्यों किया गया, सवाल सबसे बड़ा तो यही उठता है, क्योंकि न्यूज में ये चीज आई है कि भाई अभी इसको रीशफल किया गया, इसमें और लोगों को शामिल किया। तो गाइज ये डेवलपमेंट पहलगाम टेरर अटैक के बाद हुआ है, जिसका अंदाजा आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, है ना। और इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशंस और आज की डेट में जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए इसको रीशफल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अगर हम साइबर खतरे का एग्जाम्पल लें, तो एनएसएबी ने यह तक रिकमेंड किया है कि एक इंटीग्रेटेड साइबर कमांड को स्टैब्लिश किया जाए बढ़ते हुए साइबर खतरों को टैकल करने के लिए। तो ऐसे रिकमेंडेशंस इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को फ्यूचर रेडी जो है वो गाइस बनाते हैं। तो गाइस एनएसएबी का रोल सिर्फ एडवाइजरी नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक है, राइट। और ये रीसेंट रीशफल को आप इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के रूप में जो है वो देख सकते हैं कि हम जो है वो आज की डेट में अपनी ऑलरेडी जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, विंग्स हैं, है ना, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बेहतर बना रहे हैं, राइट। तो ये काफी अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, जिसका आप एग्जांपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड, प्रशासनिक सुधार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें आप ये एग्जांपल्स जो है वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो हमने ये देखो ये न्यूज में क्या चीज थी वो देख ली, इसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको जो है वो डिटेल में जो है वो चीजें समझा दी, इसके कार्य क्या होते हैं वो भी मैंने आपको जो है बता दिया, किन किन चीजों पर ये एडवाइस जो है वो अपनी प्रोवाइड कराती है। रिसेंटली मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दिया कि आलोक जोशी जो है वो अब इसके चेयरमैन हम लोग को देखने को मिल रहा है, फॉर्मर रॉ के चीफ है, राइट। इवन इसके अंदर काफी सारे डिप्लोमेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को
शामिल किया गया। मैंने आपको ये भी बता दिया पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज अभी क्रिएट हुए हैं उसको लेकर ये हुई है। इवन इसके रिकमेंडेशन ने हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को पास्ट में भी जो है वो शेप करने का काम किया, जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो गई है ना, नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू हो गया। तो ये सब चीजें, इन सब पर भी इनका काम था। फिर ये कब स्टैब्लिश हुई तो उसको मैंने स्टार्टिंग में ही जो है वो आपको लिखवा दिया था। 2 साल का टेन्योर होता है इसके मेंबर्स का, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर अगेन इसके मीटिंग जो है वो मंथली बेसिस पर होती है, इमरजेंसी बेसिस पर होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है ना। हाँ ये चीज है कि इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी होता है, और इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड, टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन ग्रुप, इनके साथ मिलकर भी ये काम करती है। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 2011 मैंने ये वाला भी आपको एक फैक्ट जो है वो बताया था कि सीडीएस का रिकमेंडेशन भी इन्हीं की टास्क फोर्स के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है गाइस आज की डेट में, आपको ऑलरेडी पता है। तो इनकी इनके रिकमेंडेशन से हमारी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज और बेहतर जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे, ये अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कास्ट सेंसस रिबूट का, जो आपके जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस के अंडर आएगा। और सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन गया है, क्योंकि ये टॉपिक बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो सबसे मेन बात को हम लोग समझेंगे, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये क्या है, तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये लिख लो, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सॉरी, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। लिख लेना, इसके चेयरमैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन्होंने कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन को आने वाली पॉपुलेशन सेंसस में इंक्लूड करने का अप्रूवल दे दिया है। मतलब सिंपल शब्दों में, आने वाले समय में जो सेंसस बनेगा उसमें कास्ट का डेटा भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं कि कास्ट का डेटा जो है वो क्या आज की डेट में हम कलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? यस गाइस, हम कास्ट के डेटा को, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसको बोलते हैं, वो डेटा कलेक्ट होता है। बट वो डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं किया जाता। बट अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी यही है कि अब इसको शायद पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया जाए। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है, इन्होंने यही बोला है कि कास्ट का जो डेटा है, राइट, जो भी जनगणना हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जो होती है जाति की जनगणना, कास्ट सेंसस, तो पॉपुलेशन सेंसस में इसको जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, राइट। और ये बेसिकली ऑफिशियल पॉलिसी स्टैंड जो था 2021 का, जिसमें कहा गया था कि आप कास्ट सेंसस को जो है वो एससी एसटी को छोड़कर जो है वो एक्सक्लूड, मतलब एससी एसटी को छोड़कर जो है वो आप कोई भी कास्ट सेंसस जो है वो प्रोवाइड नहीं कराओगे। बट यहां पर ये बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। तो यही है, इसके कारण से पॉलिटिकल जुडिशियल पब्लिक प्रेशर जो है वो अब बढ़ेगा। और अब देखो क्या होता है आगे चल के, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वो अब सामने आ गया है। क्योंकि जनरली ये जो चीजें होती है ना, कास्ट से रिलेटेड चीजें जो होती है, उसमें कई बार जो है वो दंगे होने की स्थिति जो है वो बनने लगती है। तो अब देखो आगे चल के जो है वो क्या होता है, लेट्स सी। बट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो सेंसस के साथ डील करता है? कोई सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंसस की बात कर रहा है? नहीं गाइज, एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है किसी आर्टिकल के बारे में। याद रखना, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट सेंसस एक्ट 1948 लिख लेना, सेंसस एक्ट 1948, इसके तहत जो है वो कास्ट सेंसस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। किसके किसके तहत? सेंसस एक्ट 1948, ये चीज आप लिख लीजिएगा। तो ये डिसीजन जो है गाइस, मैंने आपको बताया कि पहले 2021 के स्टैंड्स को रिवर्स कर रहा है, जिसमें कास्ट सेंसस अलाउ नहीं किया गया था एक्सेप्ट एससी एसटी के लिए। अब बताया जा रहा है कि ब्रॉडर ओबीसी कैटेगरी को भी इंक्लूड करने की बात हो गई है। तो कास्ट डेटा तो गाइस हेल्प करेगा ही, बट इसमें कास्टिसिज्म बढ़ने की समस्या ज्यादा है, भेदभाव होने की समस्या ज्यादा हो सकती है।
ठीक है, अब क्यों इन्होंने ऐसा किया, पहली चीज तो इसके पीछे के क्या रीजंस हम लोग को देखने को मिले थे, वो आपको जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैलेंजेस तो है ही। तो देखो गाइस, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ, अलग अलग रीजनल और नेशनल पार्टी जो थी उन्होंने कास्ट सेंसस की डिमांड उठाई थी। आपको पता होगा बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में काफी डिमांड बढ़ रही थी, ताकि बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए पॉलिसीज और रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। फिर कोर्ट्स ने भी कई बार कहा है कि एक्यूरेट डेटा होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्कीम्स वगैरह को, पॉलिसीज वगैरह को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर सोसाइटल ग्रुप्स चाहते हैं, यानी कि सोसाइटी में ही कम्युनिटीज चाहती हैं कि उनकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन विजिबल हो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि ओबीसी का एक्चुअल पॉपुलेशन कितना है, तो उनके लिए कोटा और वेलफेयर स्कीम्स कैसे डिजाइन की जाएंगे, ऑब्वियसली। बट क्या ये सही है गाइस? इससे मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि इससे कास्टिज्म बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर कास्ट सेंसस तैयार नहीं होता, होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू होता है, बट पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाया जाता। और उसके पीछे रीजन यही था कि आपस में भेदभाव ना बढ़े कंट्री के अंदर। बट इस प्रकार का मूव जो है वो डिस्क्रिमिनेशन और क्रिएट कर सकता है, ये मेरा ओपिनियन जो है वो कह रहा है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये ओपिनियन, मतलब ये जो अभी डिसीजन लिया गया है, तो ये डिसीजन मुझे जो है वो फेयर नहीं लग रहा। क्योंकि देखो, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे आप आने वाले समय के अधिकारी हैं, और आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी जल्दी लोग जो है वो आपस में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू कर देते हैं, भेदभाव जो है वो कितनी जल्दी शुरू हो जाता है, स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट। है ना, रिलीजन के आधार पर तो हो ही जाता है कई बार, बट कास्ट के आधार पर ऐसा ना हो। इसलिए पॉलिसी मेकर्स जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि पब्लिक तक वही डेटा जो है वो पहुंचाया जाए जिससे किसी प्रकार का आक्रोश ना हो। है कि नहीं? तो ये दिक्कत क्रिएट हो सकती है, बट इसकी पॉजिटिव चीजें भी हैं और नेगेटिव चीजें भी। पॉजिटिव चीजें यही हैं कि बेटर पॉलिसीज बनेगी, सब कैटेगराइजेशन ओबीसीज के अंदर जो है वो बना तैयार करने में हेल्प होगी। बट प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स यही हैं कि पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है डेटा का, लोग कास्ट आइडेंटिटी को और ज्यादा वो करेंगे, ध्यान देंगे, और उससे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो बढ़ेगा, सोशल टेंशन बढ़ेगी। तो ये एक इशू है। तो ये मुद्दा जो है वो एक्चुअल में आर्टिकल 15 और 16 को टच करेगा, जो इक्वलिटी और रिजर्वेशन की बात करता है। इवन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 46 से भी एसोसिएट है। अब देखो, ये सब चीजें चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिखी नहीं है, बट ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल स्टडीज पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आर्टिकल 46 क्या कहता है। अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे, आर्टिकल 46 क्या कहता है। तो ऐसी चीजें आपको तब याद रहेंगी जब आप याद करोगे, पढ़ोगे जनरल स्टडीज को। तो जनरल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गाइस, कास्ट सेंसस एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिसमें डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग का स्कोप भी है और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी है। तो बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो आपको अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी। आप जैसे अगर आप अपने आंसर लिखेंगे ना, तो उसको लिखते समय डेटा बेस्ड गवर्नेंस का मेंशन जरूर करिएगा कि शासन ऐसा होना चाहिए जो डेटा के ऊपर आधारित हो। साथ ही जुडिशियल स्क्रूटनी और फेडरल इम्प्लीकेशंस का भी रेफरेंस दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब कि जो भी चीज हो रही है उस पर जुडिशरी जो है वो अपनी निगरानी रखे। दूसरा, फेडरल इम्प्लीकेशंस आपको शामिल करना जरूरी है, मतलब कि संघवाद, कि किसी प्रकार से हमारा जो मेन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, या क्वाजी फेडरलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नष्ट ना हो, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो यही चीज है गाइस। चीज तो अच्छी है ये, बट इसमें दिक्कतें भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आइए एक बार पूरी चीज मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन तो आपको पता लग गया। तो ये चीज आपने लिख भी ली होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के चेयरमैन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्या अप्रूव कर दिया आपको समझ में आ ही गया है, जो पहले मना किया गया था। अब सेंसस के बारे में आप जानते ही हैं, इंडिया ने डिटेल कास्ट बेस कास्ट डेटा SC ST के बियॉन्ड जो है वो ब्रिटिश एरा प्रैक्टिस को ब्रेक करके जो है वो शामिल करना शुरू किया। 1941 सेंसस जो है वो डिसरप्ट हुआ था वॉर के कारण, डेटा रिलीज नहीं हुआ। 1951 से जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने कास्ट डेटा को शामिल नहीं किया, है ना। 2010 में रिक्वेस्ट जो है वो ये की गई थी कि आप सेंसस 2011 को जो है वो इंक्लूड, सेंसस 2011 में कास्ट को इंक्लूड करो। बट उसको लगातार रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ने रिजेक्ट किया। पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के तहत
एक सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये लिख लेना। 2011 में कंडक्ट हुआ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हाउएवर कास्ट का डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, वो सिर्फ पॉलिसी मेकर्स तक ही सीमित किया गया। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को हैंड ओवर किया जाता है एक्सपर्ट क्लासिफिकेशन के लिए, और ऑफिशियल इसको रिलीज नहीं किया जाता। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन जो है वो ये नहीं कहता कि कास्ट सेंसस तैयार करो। आर्टिकल 340 अलाउ करता है कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करो, ये लिख लेना। और सेंसस कौन सा सब्जेक्ट है? यूनियन सब्जेक्ट है। किसके अंडर आता है? एंट्री 69, 7 शेड्यूल, आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। 7 शेड्यूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 15 जिसका जिक्र मैंने जो है वो करने की बात करी थी। तो आज की डेट में कास्ट सेंसस की आवश्यकता क्यों है? डेटा। मंडल कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1980 का, इसने ये बताया कि ओबीसी पॉपुलेशन 52% है, बट उसके उसका कोई सेंसस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई भी रिलायबल डेटा नहीं है ओबीसी पॉपुलेशन से रिलेटेड 1931 के बाद। बिहार का 2023 का कास्ट सेंसस ये बताता है कि ओबीसी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है वो 63% है। करंट रिजर्वेशन का कोटा, अब देखो रिजर्वेशन का भी इशू हम लोग को देखने का मिलता है कि कास्ट के आधार पर सब कैटेगराइजेशन ओबीसी के अंदर करना जरूरी है, यानी कि जिसको एक्चुअल नीड है रिजर्वेशन की, उस तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए डेटा एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट डेटा एसेंशियल होते हैं टारगेटेड स्कीम के लिए, वही चीजों में भी आपको बता रहा था, है ना। एक्यूरेट नंबर्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप एक्यूरेट लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, बिल्कुल टारगेटेड लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनको एक्चुअल आवश्यकता है अपलिफ्ट करने की, सशक्त करने की। ठीक है, ठीक। और ये वाली चीज तो आपको पता ही होगी, डीलिमिटेशन कमीशन में हमने पढ़ी थी, परिसीमन आयोग वाले टॉपिक में, याद आ रहा है? ठीक है, चैलेंजेस यही है भाई, क्योंकि एक तो देखो काफी सारी कास्ट है अलग अलग प्रकार की, कई बार स्पेलिंग चेंज होने के कारण भी कास्ट भी चेंज हो जाती है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। कास्ट लिस्ट का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये सब इश्यूज हैं। पॉलिटिकल मिसयूज किया जा सकता है वोट बैंक के तौर पर, आपको ऑलरेडी पता है। एक्यूरेसी नहीं है, तो क्या किया जाए? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया जाए, मेथोडोलॉजी को ट्रांसपेरेंट किया जाए। अब सबसे मेन बात ये देखना जरूरी है कि किस प्रकार से ये क्लासिफाई करेंगे, कौन से मॉडल्स का यूज करेंगे, जो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको अपनी बहुत अच्छी कमांड रखना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे गाइस, डेफिनेटली 100%। और डेटा को जो है वो फुल कैपेसिटी में पब्लिश किया जाएगा, बट मुझे यही डर है कि फुल कैपेसिटी में अगर डेटा पब्लिश किया जाएगा तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो बढ़ने की काफी ज्यादा संभावना है। अब देखो, लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। अब गाइस देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहली चीज तो लिखिए, इंटरनेशनल लेबर डे। इस दिन जो है गाइस बताया ये गया कि बॉन्डेड लेबर जो सर्वाइवर्स हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से, तो उनकी स्टोरी को जो है वो दर्शाया गया। आज की डेट में भी भाई गाइस बहुत ज्यादा स्लेवरी जो है वो चली रही है, स्लेवरी चल रही है, एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है काफी सारी इंडस्ट्रीज में जो है आप देखेंगे। इवन इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑल्सो, जो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो अननेसेसरली जो है वो एक तो वर्कलोड जो है वो बढ़ा देते हैं, एम्प्लॉय सही काम कर रहा है उसके बावजूद उसके पैसे जो है वो काट देते हैं। राइट, तो ये सब चीजें तो एक प्रकार की स्लेवरी हुई मॉडर्न मॉडर्न टाइम की, क्योंकि पता है एम्प्लॉयर को कि सामने वाले को पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, इसको कुछ भी बोलेंगे। और उल्टी उल्टी सीधी चीजें वो बोलना, अगर आपके पास एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है तो उसको अननेसेसरली जो है वो चीजें जो है वो उसके बारे में सुनाना है, अप्रिशिएट तो तुमसे करते बन नहीं रहा, तुम उल्टी सीधी चीजें जो है वो बोल रहे हो, तो ये दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है ना वो सही होती नहीं है ना। और देखो, मेरा मानना गाइस बहुत ही सिंपल सा है कि जो करता है वही भरता है। जो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो कर रहा है और सामने वाला जो है वो काम कर रहा है, उसके बावजूद जो है वो उसकी सैलरी जो है वो काट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इतना बड़ा कटता है ना जिंदगी में कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ये चीज है, क्योंकि देखो क्या होता है कि किसी के पैसे लाइफ में आप कभी मत खाओ, लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज का अंजाम जो होता है ना वो बहुत गंदा निकलता है। बट कलयुग है, लोग बोलते हैं कि यार बुरा इंसान ही जो है वो आगे बढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंसान आगे बढ़ रहा है वो अपनी दिमाग के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू जो है वो आगे बढ़ रहा है।
है ना। बेईमानी से जो है वो आपने कई बार सुना होगा कि बेईमान लोग ही जो है वो अच्छा पैसा जो है वो कमाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये यही तो थिंकिंग खराब है। ईमानदारी से भी पैसा जो है वो अच्छा कमाया जाता है, बट हाँ टुच्चाई करना, चिरकुटाई करना वो खराब होता है। तो यही चीज यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी दी गई है, लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, बट फिर भी आज की डेट में एक्सप्लॉयटेटिव वर्क का नेचर ऐसा हो गया है कि लोग जो है वो फंसे हुए हैं, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, है ना। गिग गिग वर्कर्स स्पेशली जो है फंसे हुए हैं। कई बार काम करवा लिया जाता है टास्क का, बट उसके बाद उनसे उनको पैसे जो है वो नहीं दिए जाते, पैसे जो है वो काट लिए जाते हैं। तो या तो क्लैरिटी जो है वो रखो भाई। तो गवर्नमेंट का 2016 का रिहैबिलिटेशन प्लान, ये लिखने की जरूरत नहीं गाइस, ये टॉपिक आपका सुनने वाला है। इसमें यह कहा गया था कि हमें जो है वो बॉन्डेड लेबर को 2030 तक जो है वो खत्म करना है, और इसकी प्रोग्रेस आज की डेट में स्लो हो गई है। लेस देन 1% जो है वो टारगेटेड वर्कर्स जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं, रिहैबिलिटेट किए गए हैं। अब बॉन्डेड लेबर को समझते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बॉन्डेड लेबर्स के अंदर वो वर्कर्स इंक्लूडेड होते हैं जो किसी कर्जे के कारण या एडवांस लेने के कारण जो है वो फंसे हुए रहते हैं काम करने में, है ना। तो और इसके चलते वो हमेशा गरीबी में रहे वो रहेंगे, सोशल ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर हमेशा रहेगा, सिस्टमैटिक इनइक्वलिटीज के कारण कई बार वो इस सिस्टम में फंस जाते हैं, फिर बाहर नहीं आ पाते। वर्कर्स जो होते हैं उनकी हार्श वर्किंग कंडीशन होती है, फिजिकल अब्यूज होता है, उल्टी सीधी चीजें उनको जो है वो सुनाई जाती है नेसेसरली। अरे तुम्हारे यहाँ कोई काम कर रहा है, तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा है, माना तुम उसको पैसे जो है वो दे रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि उसके साथ जो है वो गलत बर्ताव करो भाई, है ना। वो आपके लिए जो है वो काम कर रहा है, आपकी कंपनी को या फिर आपके जो कारोबार है उसको बढ़ाने के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है, बट अननेसेसरली जो है वो उसके ऊपर आप बिना उसको जो है वो समझे आप उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो, है तो वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब करता है। अब इंसान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों में फंसे रहते हैं, पैसा उनके लिए जो है वो जरूरी है, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार सुन लेते हैं। बट आई बिलीव, अब देखो यार सबकी अपनी अपनी अलग अलग मजबूरियां होती है, और क्या होता है कि जिस इंसान को, और मैं आपको भी एक चीज समझाऊंगा, लाइफ में कभी भी अपनी मजबूरी किसी को बताना मत। आप हमेशा अपनी लाइफ में नोटिस करना बॉस कि आपकी मजबूरी अगर किसी को पता लग गई ना, तो ये मान के चलना कि वो फिर आपके साथ खेल खेलेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका परिवार वाला हो, चाहे कोई भी। किसी को अपनी मजबूरी, अपनी कमियां मत बताना। जहां उसको पता लग गई ना, वहां तुम्हारा गेम ओवर। वहां तुम खुद देखना कि जैसा वो टॉपिक आएगा और उस बंदे की जो है वो रौनक उसके चेहरे पे अलग आ जाएगी कि चलो रुको इसको बताते हैं अब। कभी नहीं, कभी अपनी जो दुखती नस है ना किसी के सामने रखना मत, नहीं तो वो दबाएगा भाई वक्त आने पे, और फिर आपको बहुत दुख होगा। पैसा नहीं है आपके पास, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि पैसे की दिक्कत है, किसी को नहीं, है ना। अपने अंदर रखो, क्लियरली जो है बोलो यार अभी लेने का मन नहीं है, अभी ये मन नहीं है, अभी वो मन नहीं है, अवॉइड करो चीजों को। बट किसी को अपनी रियलिटी मत बताओ। जिस दिन लोगों को आपकी रियलिटी पता लग गई, लोग आपको जो है वो आपका मजाक उड़ाएंगे। आप अगर लोगों को बता रहे हो कि आप यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो लोग जो है वो आपका आपसे क्वेश्चन पूछकर आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ देंगे, हैं। फिर आपका या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछ देंगे कि इसका फुल फॉर्म बताओ, उसका फुल फॉर्म बताओ। अब दे डोंट नो, क्योंकि वो खुद तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे। फिर एंड में क्या बोलेंगे, आह तुम तो यार बड़े सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये चीज तुम्हें नहीं पता क्या। फिर वो क्या होता है, वो ह्यूमिलेशन होता है, और वो ह्यूमिलेशन चार लोगों के बीच में होता है। सेम बॉन्डेड लेबर्स, एक्सप्लॉइटेशन, यहां पर लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को पता होता है कि ये व्यक्ति जो है वो उसको इस चीज की जरूरत है, या एम्प्लॉयर ने जो है उसको एडवांस दे दिया होता है कि ले पकड़। और फिर जैसा एम्प्लॉयर बोल रहा है उसको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई उससे एडवांस ले लिया है। और लोग जो है वो करते हैं क्यों, क्योंकि एहसान तले दबे हुए हैं कि यार इसने अपने ऊपर एहसान किया तो चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं बोलते हैं। आर्टिकल 23 ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 21 तो आपको ऑलरेडी जो है पता है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का 2016 का रिहैबिलिटेशन स्कीम लिख लेना, ये टारगेट जो है वो लिखना चाहो लिख लो। आंकड़े वगैरह आप लोग को जो है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि ऑफिशियल डेटा 2021 का कहता है कि 12,760 बॉन्डेड लेबर जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं। ये बेसिकली 1% से भी कम है, जो कि लगभग 2 करोड़ के आसपास बॉन्डेड लेबर्स हैं उनका। 2030 के गोल को अचीव अगर करना है तो 11 लाख इंडिविजुअल्स को जो है वो रेस्क्यू करना पड़ेगा हर साल, 2021 से अगर देखा जाए तो। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 47 करोड़ टोटल वर्कर्स इंडिया के अंदर है, ये रिपोर्ट किया है, जिनमें से 39 करोड़ जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। फोर्स लेबर प्रैक्टिस जो है वो
आपको ये ईंट की भट्टियों में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, शुगर केन हार्वेस्टिंग में, डोमेस्टिक वर्क में, इन सब एरियाज में बहुत देखने को मिलती होता है ना यार। कई बार भाई लोग जो है मॉल में जाकर मोल भाव नहीं करते हैं कि ये सामान कितने का है कितने का नहीं है। लोग गरीब आदमी से मोल भाव करते हैं, जो आपके घर पर काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए जो वर्कर्स आ रहे हैं जिनको जनरली बाई जो है वो बोला जाता है घर पे, कि बाई आई है, कभी नहीं बोलना चाहिए यार, हेल्पर, डोमेस्टिक हेल्पर, ये शब्द यूज करो ना आप। आपके घर में भी अगर कोई यूज कर रहा है तो आप उनको टोको कि नहीं यार, डोंट कॉल बाई भाई, बाई भाई मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, डिग्निटी के अगेंस्ट है। कॉल डोमेस्टिक हेल्पर, कितना अच्छा टर्म है। और यही पता है, यही आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपने मुंह से क्या शब्द निकालते हो। आपके आपके जो टर्म्स है, आपके जो शब्द है, बोलने का तरीका है ना, दैट मेक्स यू एन ऑफिसर, दैट मेक्स योर पर्सनालिटी लाइक एन ऑफिसर। तो पर्सनालिटी बनाओगे अपनी वैसी, तब जाकर वैसा बन जाओगे। बोलते ना कि जो तुम बनना चाहते हो वैसा आज की डेट में सोचो, वो तुम बनोगे। ये मजाक नहीं है भाई, ऐसे ही लोगों ने नहीं लिखा। और कोई भी चीज जब तक होती नहीं है तब तक उसकी बात की नहीं जाती, ये बात भी आपको पता होगा। कोई चीज है तभी उसकी बात होती है। तो हो रहा है आज की डेट में, फॉर्मल सेक्टर्स में भी हो रहा है। लोगों को घंटों घंटों तक जो है वो काम करवाया जाता है, बिकॉज पीपल नो वेरी वेल, एम्प्लॉयर्स नो वेरी वेल है उस, वो कितना भी अच्छा जो है वो काम कर ले, नो अप्रिसिएशन। और अप्रिशिएट करने को किसने कहा है भाई, अप्रिसिएशन की जरूरत भी नहीं होती है, पैसों की जो है वो जरूरत होती है। बट आप फिर उल्टी सीधे स्ट्रेटेजी जो अपना के सामने वाले का पैसा काटो, तो दैट इज नॉट गुड। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेट लेवल स्टडीज, 80% से ज्यादा बॉन्डेड लेबर जो है वो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर इमीडिएट कॉज जो है वो फाइनेंशियल शॉक का है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, वेडिंग, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, फोर्सिंग पुअर फैमिलीज टू एक्सेप्ट एडवांसेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। है ना, होता है ये कि एम्प्लॉयर्स जो से एडवांस मांग लिया जाता है। कई बार होता है, मेरे घर पे भी डोमेस्टिक हेल्पर है, कई बार वो बोल देते हैं कि आप थोड़ा जरूरत है, इतना पैसा जो है वो दे दीजिए, आने वाले महीने में जो है वो अपन इसको उसमें एडजस्ट जो है वो कर देंगे। दैट हर्ट्स। कई बार लोग देते नहीं, बोलते हम क्यों दे, है। दैट इज वेरी बैड यार। एक सिस्टम जो होना चाहिए वो प्रोफेशनल जो है वो होना चाहिए सिस्टम। और देखो यार, मेरा मानना तो ये है कि इफ समवन इज वर्किंग अंडर यू, तो दैट मीन्स कि आपको जो है वो उसको, ऑब्वियस ही बात है कि इतना आपको कनिंग और खड़ूस जो है वो नहीं होना चाहिए। राइट, कि समटाइम्स सबकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको समझोगे तो वो जिंदगी भर आपको सल्यूट मारेगा, वरना गाली बगेगा। कहानी वही है ना। अब जैसे भाई मेरी शॉप है, मैंने भी जो है वो एक इंडस्ट्री पर जो है वो काम किया हुआ है, मेरे अंडर भी बहुत सारे लोग थे, काम जो है वो करते थे पहले, अभी भी कुछ लोग हैं। राइट, दे आर वर्किंग, सो आई नो वेरी वेल कि भाई उनको जो है वो कैसे रखना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन योर बिहेवियर इज गुड, तो आपको इज्जत ही मिलेगी, नहीं है तो फिर गालियां पड़ेंगी। बट ये क्या हो गया कि कमर्शियलाइजेशन सेक्टर बड़ा खतरनाक हो गया है। कमर्शियलाइजेशन सेक्टर में उनको डर नहीं है गालियों से, उनको डर नहीं है एथिक्स से। उनको तो बस एक चीज है कि भाई काम करके दो, बात खत्म। बंधुआ मजदूरी यही तो होती है, और क्या है, मजदूरी है एक प्रकार की, और कुछ नहीं। हाँ भाई, काम आया है तो काम किया जाएगा। हाँ, किसी कारणवश अगर काम नहीं हुआ है तो उस चीज की अगर आप कटौती करते हैं तो दैट इज गुड। बट काम होने के बाद जब कटौती होती है तो दैट हर्ट्स। फिर उल्टी सीधी चीजें, उल्टे सीधे टर्म्स एंड कंडीशंस पर आ जाते हैं। हो रहा है ये आजकल फॉर्मल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये कहानी है भाई। एक सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम इतनी बैलेंस तरीके से जो है वो काम करती है, इनकी अप्रोच इतनी प्रोफेशनल है, जो दूसरों को सीखना चाहिए, दूसरी इंडस्ट्रीज को। आप देखिए ना, आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री में कितने लोग जो है वो बाहर हो रहे हैं कंपनी से। है, यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल तगड़ा है, पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम बहुत तगड़ा है। मतलब बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करोगे तो इट इज ऑल गुड। तो दीज आर थिंग्स कि वो क्लैरिटी होनी चाहिए, बट दूसरी इंडस्ट्रीज में क्लैरिटी नहीं है। कभी भी पॉलिसी चेंज हो जाती है। मैं खुद एक बड़ा नाम लूंगा नहीं मैं खुद एक कंपनी के साथ जो है पहले जुड़ा था कुछ समय पहले, और स्टार्टिंग थी उनकी, उनके ओनर से डायरेक्ट मेरी बात होती थी। अब तो वो बहुत बड़ी कंपनी जो है बन गई है, बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी, आईपीएल वाईपीएल में उनके वो आते हैं पूरे। तो उनके ओनर से पहले मेरी वीडियो कॉल्स पे जो है बात होती थी। तो अब सोचिए आप कि वो
उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जो है वो उनके अचानक से जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते थे। तो बड़ा परेशान रहा था, मैंने कहा यार ये कौन सी कहानी है। तो होते हैं भाई, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए तो टिकते नहीं है फिर। टिकेगा वही जो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो क्योंकि ये टॉपिक बॉन्डेड लेबर का है, तो इसमें आपको ये चीज नहीं सोचनी। और ये मॉडर्न बॉन्डेड लेबर का इशू है ना, जो आपके आर्टिकल में ये नहीं लिखा है। आपके आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये पुअर वर्कर्स और ये ठेले वालों, इन सब चीजों की चीजें मेंशन है, बट एक्चुअल में ये आर्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आज की रेट की मॉडर्न प्रैक्टिसेस को, जो पोस्ट कोविड और एक्सप्लॉइटेटिव हो गई है। क्योंकि बहाना मिल गया कंपनी वालों को कि अरे यार कमाई तो है नहीं, बट साला कमाई हो रही है। बट बहाना मिल गया कि कोविड के बाद तो कमाई नहीं हो रही। देखो अपन ने कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉन्डेड लेबर की प्रेजेंस को ही डिनाई कर देती कि नहीं भाई कोई बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर जो है वो नहीं चल रहा, बट चल रहा है भाई। बहुत सारी चीजें, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018, इसने भी फोर्स लेबर को इग्नोर जो है वो किया है। लेबर कोड्स पास हुए थे 2019-20 में, है ना, इसने वर्कर्स के प्रोटेक्शन को जो है वो डाइल्यूट किया। बहुत सारी चीजें। फिर अब देखो, हाँ, अब सर्वाइवर जो होते हैं उन वो दोबारा से बॉन्डेज में चले जाते हैं एक बार बचने के बाद। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, लोगों को कमाना है, लोगों को चाहिए पैसा, लोगों की मजबूरियां हैं। अब इसको आप खत्म जो है वो कैसे करोगे? एक वर्क एथिक्स को बनाकर, जो मुझे फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा लगता है। फॉरेन कंट्री में गाइस घंटों के हिसाब से एक तो पेमेंट्स है पहली चीज, मतलब नॉर्मल जॉब्स की अगर बात करें, और ऑब्वियसली मंथली के हिसाब से भी पेमेंट्स होती हैं। बट वहां का स्ट्रक्चर बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर्स को जो है वो डर होता है किस चीज का? ग्रेवियंस का, लेबर ग्रेवियंस का, कि अगर मेरे अंडर इस लेबर ने जब अगर कोई शिकायत कर दी और उसके पास प्रूफ निकल गए तो मेरी बैंड बच सकती है। तो उनको वो डर होता है किसी को भी अपने साथ जोड़ने में, है ना। जब वो जोड़ते हैं तो दे मेक श्योर कि वो पूरी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करें, क्योंकि सामने वाले ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी तो एम्प्लॉयर की बैंड बच जाती है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ग्रेवियंस सेल है ही नहीं। हमारे यहाँ होता भी है तो अधिकारी अगर बाई चांस गया पूछताछ करने, तो उसको जो है वो चाय पानी खिला दिया, पिला दिया, खत्म। गरीब आदमी पिसता रहे, अमीर आदमी चाय पानी में ऑफिसर्स को खुश करता रहे। हो रहा है ना ये? नहीं हो रहा तो बता दो आप खुद ही। देखो लिखा भी है जो मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी, इसको सशक्त बनाओ, अकाउंटेबल बनाओ, डिजिटल कंप्लेंट ट्रैकिंग करो, रियल टाइम रेस्क्यू अपडेट्स लो, सेंट्रलाइज बॉन्डेड लेबर का डेटाबेस तैयार करो जिसको आधार और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के साथ लिंक करो, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन को इंक्लूड करो। तो ये सब चीजें हैं। लीगल रिफॉर्म्स लेकर आओ, लेबर लॉज जो है उसको अमेंड करो जिससे जिसके थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स और यूनियन रिकॉग्नाइजेशन किया जाए। तो ये कहानी थी इसके अंदर। अब हाइड्रोजन का टॉपिक मैंने आपको कल भी पढ़ा है, ये फिर टॉपिक जो है वो रिपीट हो गया इसी प्रकार का टॉपिक। बट ये दूसरा टॉपिक है थोड़ा सा, बट है सेम ही, ये नेचुरल हाइड्रोजन रिजर्व से रिलेटेड है। रीसेंट डिस्कवरीज हम लोग को फ्रांस के मोशेल रीजन पे देखने को मिली, लिख लेना। फ्रांस के मोशेल क्षेत्र में, फ्रांस मोशेल क्षेत्र कहाँ का है? फ्रांस का है। यहां पर, यहां पर नेचुरल हाइड्रोजन पर फोकस जो है वो किया जा रहा है, जो कि एक लो कॉस्ट जीरो एमिशन फ्यूल है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज जो है वो एक्सलेट कर रही है अपने प्रयास को कि यहाँ से नेचुरल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एस्टिमेट किया है कि जियोलॉजिक हाइड्रोजन जो है वो ये पूरे दुनिया भर की डिमांड जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक फुलफिल कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो नेचुरल हाइड्रोजन क्या है मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। H2O, अरे इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो डालकर ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। जियोलॉजिकल अकरेंस की बात करें तो ये हार्ड रॉक के अंदर जो है वो पाया जाता है। ओफियो ओफियोलाइट बेल्ट्स, हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स, फ्रैक्चर्ड बेसमेंट रॉक्स, यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, ये थोड़ी सी काम की चीज है गाइस। देखिए जनरली हमने हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के बारे में जो है वो क्या बात कही थी, कि पानी से हम लोग हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग वो कर देते हैं, है ना। बता रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो अलग कर देते हैं, फिर हाइड्रोजन जो है बना लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। दिस इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये नेचुरल हाइड्रोजन है, ठीक है, ये लिख लो यार प्लीज। ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट हुआ है, नेचुरल हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्री मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे जो है वो नेचुरल जियोलॉजिक प्रोसेस के थ्रू
प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू नहीं बनवा रहे हैं, बना रहे हैं, ये नेचुरल बन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यही चीज यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताई है कि ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की डिमांड फुलफिल कर सकता है, यानी कि बिना हाइड्रोजन को तैयार किए हाइड्रोजन खुद बन रहा है धरती के नीचे। दैट इज अ बिगेस्ट डिस्कवरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% एग्जाम में आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल लिख लेना कि जमीन के नीचे खुद ब खुद नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब इसकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो सरपेंटेनाइजेशन, ये लिख लो, सरपेंटेनाइजेशन ऐसे ही लिखेंगे आप, इसका हिंदी में भी यही सेम वो है। इसमें अल्ट्रामैफिक रॉक्स और पानी का इंटरेक्शन होता है, यानी कि पानी और पत्थर का इंटरेक्शन होता है। आपको एक चीज छोटी सी पता होगी, जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी सेपरेट होती है। यस, कम ऑन, एनर्जी रिलीज हो रही है या सेपरेट हो रही है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स को अलग करना है, दैट इज अ प्रोसेस। तो इस रॉक के साथ पानी क्या हो रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरी प्रोसेस होती है रेडियोलाइसिस, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, पानी को ब्रेक डाउन करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को अलग करता है। और ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन, डीप सब सरफेस जोन में, यानी कि धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो रहा है वो। मतलब कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो H2O जो पानी है, उससे ये नेचुरली हाइड्रोजन को जो है वो अलग कर दे रहा है। राइट, किन तीन प्रोसेस के थ्रू, सरपेंटेनाइजेशन, रेडियोलाइसिस और ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल फ्यूल से काफी बेहतर भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और ये नेचुरल हाइड्रोजन मिल रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं है भाई। देखो लिखा है, हार्ड रॉक फॉर्मेशन में ये पाया जाता है। और ये भी लिख लेना, ओफियोलाइट बेल्ट्स में पाया जाता है, हाइड्रोथर्मल सिस्टम में पाया जाता है और फ्रैक्चर्ड बेसमेंट रॉक्स में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हीलियम के साथ भी कोलोकेट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो पहले हुई थी, ये पूरी चीज लिखेंगे, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1987 में एक बोर होल हम लोग को माली में जो है वो देखने को मिला था, और यहाँ से ब्लू फ्लेम यानी कि आग जो है वो निकल रही थी। फिर बाद में 2012 में आइडेंटिफाई किया गया कि 98% हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो माली में सबसे पहले इस नेचुरल हाइड्रोजन की डिस्कवरी हो गई थी। हाइड्रोजन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था सब सरफेस के नीचे। बहुत शानदार। तो मोशेल क्षेत्र जो है, लॉरेन क्षेत्र जो है फ्रांस का, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है इस प्रकार के हाइड्रोजन का। लिख लेना, फ्रांस के अंदर नेचुरल हाइड्रोजन का भंडार है। अब देखो, अभी तक आपको ग्रीन हाइड्रोजन पता लग चुका है, हाइड्रोजन की प्रोसेस बनाना पता लग चुका है आर्टिफिशियल तरीके से। अब ये नेचुरल प्रोसेस हो गई है, जो 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और कहाँ कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, स्पेन, अल्बेनिया, साउथ कोरिया, कोलंबिया, कनाडा, यहाँ पर इस प्रकार के रिजर्व्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस भी जो है वो काफी सिंपल है इसकी, कि आपको पहले सबसे पहली चीज तो ढूंढना है भाई। और ये अल्ट्रामैफिक रॉक इंपॉर्टेंट है, याद है। और रेडियोजेनिक मटेरियल जो अभी हमने प्रोसेस में मैंने आपको लिखवाया, तो ड्रिलिंग की जाएगी और उससे निकाल लिया जाएगा, दैट्स इट। बट यस, चैलेंजेस हैं ही, इसको ढूंढना मुश्किल है। इसके डिपॉजिट्स भी जो है वो फैले हुए हैं अलग अलग जगह में, स्मॉल पॉकेट्स में भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, छोटी छोटी जगहों पर। स्टोरेज और सेफ्टी इशू भी हो सकता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, रिफ्यूलिंग स्टेशंस नहीं है, पाइपलाइन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। तो बस यही चीज है गाइस। तो इंडिया का नेचुरल हाइड्रोजन का पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। हमें यहाँ पर भी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशंस मतलब बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि धारवाड़ और सिंघभम क्षेत्र में हम लोग को मिल जाए, कडप्पा क्षेत्र में मिल जाए, विंध्यन बेल्ट में मिल जाए, हिमालयन जो ओफियोलाइट्स है वहां पर मिल जाए, है ना। तो ये इंडिया के अंदर भी पोटेंशियल है इसके होने का, तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 40 से ज्यादा कंपनीज जो है वो एक्सप्लोर कर रही है नेचुरल हाइड्रोजन को 2023 से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉस्ट भी इसकी है, एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट जो है वो $1 पर kg की है। तो नेचुरल हाइड्रोजन को सस्ता बना देता है ये ग्रीन हाइड्रोजन से। तो देख लो, ये भी लिख लेना, नेचुरल हाइड्रोजन जो है वो सस्ता है ग्रीन हाइड्रोजन से। इवन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑप्शन, जो ग्रीन हाइड्रोजन हम तैयार कर रहे हैं ना, तो उससे भी सस्ता हो सकता है ये। तो ये काफी शानदार चीज है।
तो हम लोग को इस पर सर्वे करने की आवश्यकता है, प्रॉपर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की आवश्यकता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की आवश्यकता है, और पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको पहले भी म्युनिसिपल बॉन्ड्स और ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा चुका हूं, बट हम लोग को ये टाइम हो गया है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो क्या है, स्पेशली ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो गाजियाबाद नगर निगम, लिख लेना फैक्ट्स के लिए, इन्होंने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है, जिसके तहत ये 150 करोड़ रुपीस जो है वो रेज कर रहे हैं टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को फंड करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर। टर्सरी टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन बॉन्ड्स मतलब पैसा कलेक्ट करना, उठाना। देखो एक कंपनी जो होती है अगर उसको मार्केट से पैसा उठाना है तो वो बैंक से उठा सकती है या मार्केट से उठा सकती है, अपने बॉन्ड्स जारी करके या शेयर जारी करके। बॉन्ड्स जो होता है गाइस उसमें ये बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। पहला पहला पॉइंट, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब आप आपने जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड खरीदा 100 रुपए का, उसको आपको हर साल जो है वो उस पर आपको कोई ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखते हो, एफडी बनाते हो ना, वैसे ही है ये, है ना, कि आपने पैसा जो है वो डाला और उसका आपको रिटर्न जो है वो मिलेगा, और मैच्योरिटी डेट पर पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डाला है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये खास बात होती है बॉन्ड्स की। अब सवाल ये उठता है कि ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या है? तो म्युनिसिपैलिटी जो अपने काम करने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है, जब उसको पैसा चाहिए होता है, उठाना होता है, तो वो होता है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अच्छा, म्युनिसिपैलिटीज कमाएगी कैसे? अरे भाई, पार्किंग चार्जेस के थ्रू, वेरियस चार्जेस के थ्रू कमाती कि नहीं कमाती? भाई म्युनिसिपैलिटीज के अंडर ही तो जाता ही है। आप गाड़ी पार्क करते हो, म्युनिसिपैलिटी की पार्किंग है, सुना होगा आपने, है ना। काफी सारी चीजों के थ्रू, काफी सारे पेमेंट्स होते हैं उसके थ्रू। तीन पेमेंट्स आप मुझे बताओ कि तीन तीन पर्टिकुलर ऐसे सोर्स जिससे म्युनिसिपैलिटी कमाती है। ये पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो दिक्कत वाली बात है। और अगर पॉलिटी के अंदर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं पढ़ा है आपने, तो दिक्कत वाली कहानी है भाई। तो ये चीजें हैं। तो अब इन्होंने जो है वो शुरू किया है, जिससे कि और बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आएंगे सीवेज को ट्रीट करने के लिए, है ना, जितनी भी गंदगी है उसको ट्रीट करने के लिए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ मेन जो है वो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है वो आपको समझना था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्युनिसिपैलिटीज इसको जो है वो इशू करती है, जिससे कि वो ऐसे मतलब चीजों पर पैसा लगा सकें, राइट, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। बस दैट्स इट। बाकी ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्टिफिकेशन वगैरह जारी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये सपोर्ट करती है, वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाने पर फोकस करती है। टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम सीजन में आ रहा है कि एक ऐसा प्लांट है जो कि सीवेज को ट्रीट करने पर फोकस कर रहा है। बाकी ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सतवना डायनेस्टी हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको आ गया होगा। तो फटाक से पॉइंट्स पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे, क्या है सतवना डायनेस्टी का ये टॉपिक, सतवना रूलर। फिर ये भी एक पलामू टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एक फैक्चुअल एमसीक्यू है, ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। और ये क्वेश्चन है पोस्ट मौर्यन सतवना डायनेस्टी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका भी आंसर देने की। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।